Hello students, welcome to our channel English Master Cadre. Today we are going to discuss about George Gordon Byron. आज वाले सेशन के अंदर हम जॉर्ज गॉर्डन बायरन को डिस्कस करने जा रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं कि ये कौन सी एज से बिलोंग कर रहे थे. तो जॉर्ज गॉर्डन बायरन बिलोंग करते हैं रोमांटिक एज से. रोमांटिक एज के राइटर हैं जॉर्ज गॉर्डन बायरन, जिनका बर्थ हुआ था 22 जनवरी 1788 को और जिनकी डेथ जो है वो 19 अप्रैल 1824 को इनकी डेथ हो जाती है. बर्थ इनका होता है लंदन के अंदर, डेथ जो है वो इनकी होती है ग्रीस यूनान के अंदर होती है. आगे चल के मैं इस चीज के बारे में आपको बताऊंगा कि डेथ जो है वो इनकी लंदन में क्यों नहीं हुई, ये लंदन से बाहर क्यों चले गए. और इनकी एक लास्ट विश ये थी कि मेरे को जब मैं मर जाऊं तो मेरे को बाद में मेरी डेथ बॉडी को कहाँ पे लेके जाके दफनाया जाए, वापस लंदन लेके जाया जाए और वहां पर दफनाया जाए. इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, इसके पीछे रीजन क्या था उस चीज के ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे. उससे पहले नॉन एज लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन को जाना जाता है. कंप्लीट नेम जो है वो मैंने आपको अभी बताया था. कंप्लीट नेम इनका क्या था? जॉर्ज गॉर्डन बायरन. लेकिन हम इनको किस नेम से जानते हैं? लॉर्ड बायरन के नेम से जानते हैं. इंग्लिश नोबल मैन, ये एक इंग्लिश नोबल मैन थे. नोबल मैन हम इनको कंसिडर किया जाता है, इंग्लिश नोबल मैन. पोइट एंड पॉलिटिशियंस, इंग्लिश नोबल मैन थे, पोइट थे और पॉलिटिशियन थे. एंड द मोस्ट एक्सट्रावेगेंट रॉक एंड रोल बैड बॉय पोइट एंड लीडिंग फिगर इन द रोमांटिक मूवमेंट्स. रोमांटिक मूवमेंट से ये राइटर बिलोंग करते थे. रॉक एंड रोल बैड बॉय पोइट, रॉक एंड रोल बैड बॉय पोइट इनको कहा जाता है क्योंकि इनके कुछ वर्क्स जो थे वो बहुत अच्छे थे और कुछ वर्क्स के अंदर इन्होंने इतनी ज्यादा जो है वो न्यूडिटी या इस चीज को शो किया था जिसके लिए हम इनको जो है बैड बॉय भी कंसिडर किया जाता है. बैड बॉय पोइट एंड लीडिंग फिगर इन द रोमांटिक मोमेंट. और रोमांटिक मोमेंट के लीडिंग फिगर जो है वो किनको कंसिडर किया जाता है? लॉर्ड बायरन को कंसिडर है वो किया जाता है. इंग्लिश नोबल मैन, पोइट एंड पॉलिटिशियंस थे. He was best known for his narrative poems. Narrative poems जो थी इनकी दो, उनके लिए जो है वो इनको जाना जाता था. कौन कौन सी दो narrative poems थी? That first poem was Child Harold's Pilgrimage. Child Harold's Pilgrimage 1820 से लेके 1818 का जो टाइम है उसके ड्यूरिंग जो है वो ये वाली इनकी जो पोइम थी ये पब्लिश हुई थी. उसके बाद भी इनकी सेकंड पोइम जो थी वो थी डॉन हुआन. डॉन हुआन ये जो है वो जुहान नहीं है, दैट इज डॉन हुआन. 1819 को ये वाली पोइम है वो ये पब्लिश होती है. दो इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम थी. इनके ऊपर जो है वो हम ये बात कर सकते हैं कि इन्हीं से ही इनका जो है वो करियर है वो निकल के सामने आया था. डॉन जो हुआन इनकी एक पोइम थी. ये जो डॉन हुआन नेम जो आपको दिख रहा है ये इस पोइम का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है. इस पोइम का इमेजिनरी कैरेक्टर है डॉन हुआन. और ये पोइम इनकम्प्लीट भी थी. ये पोइम जो है वो इनकी कंप्लीट नहीं हुई थी. ये पोइम जो है वो इनकम्प्लीट थी. कंप्लीट इसके अंदर कितने कैंटो थे? 17 कैंटो के अंदर इस एक पोइम है वो कंप्लीट होती है. लेकिन इन्होंने 16 कैंटो जो है वो इस पोइम के लिखे थे और लास्ट 17th जो कैंटो था इस पोइम का वो क्या था? इनकम्प्लीट रह गया था. तो हम इसी से कंसीडर ये करते हैं कि जो इनकी पोइम थी डॉन हुआन, लॉर्ड बायरन की जो पोइम थी ये इनकम्प्लीट पोइम थी. और चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज जो थी वो लॉर्ड बायरन की पोइम थी. लॉर्ड बायरन इनको बोल सकते हैं, जॉर्ज गॉर्डन बायरन भी इनको बोलते हैं, दोनों इन्हीं के ही नाम है. ठीक है. ये जो चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज इनकी पोइम थी इसकी ये वर्ल्ड वॉर के बाद की लिखी गई थी. पिलग्रिमेज जो तीर्थ यात्री थे उनको उनसे कुछ रिलेट करके इन्होंने अपने वर्क के अंदर लिखा था. जो वर्क पढ़ेंगे तो और ज्यादा इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे. फॉर द पब्लिकेशन ऑफ हिज फेमस लॉन्ग पोइम चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, अपनी जो ये पोइम इन्होंने पब्लिश करवाई थी चाइल्ड हैरोल्ड्स पिलग्रिमेज, बायरन सेड आई वोक अप वन मॉर्निंग एंड फाउंड माई सेल्फ फेमस. इन्होंने कहा था आई वोक अप वन मॉर्निंग, एक मॉर्निंग को मैं उठा, एंड आई फाउंड माई सेल्फ फेमस, और मैंने अपने आप को क्या पाया? फेमस पाया कि मैं तो फेमस हो गया. ठीक है. ये इस पोइम के फेमस होने के बाद में इन्होंने ये वाली चीज है वो लिखी थी. ठीक है. बायरन इज नोन एज वन ऑफ द सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोइट्स अलोंग विद पीबी शैले एंड जॉन कीट्स. जो लॉर्ड बायरन थे, ठीक है, लॉर्ड बायरन को रोमांटिक एज का सेकंड जनरेशन के अंदर काउंट किया जाता है. फर्स्ट जनरेशन के अंदर हम बोलते हैं वर्ड्सवर्थ आ जाता है, सैमुअल टेलर कॉलरेज जिसको हम एसटी कॉलरेज बोलते हैं वो आ जाते हैं. लेकिन जो सेकंड जनरेशन थी रोमांटिक एज की उसके अंदर हम किसको कंसीडर करते हैं? पीबी शैले, जॉन कीट्स और लॉर्ड बायरन को. ये तीनों को हम सेकंड जनरेशन के पोइट मानते हैं. दैट इज फर्स्ट इज जॉर्ज बायरन, सेकंड पीबी शैले एंड थर्ड इज जॉन कीट्स. सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक
पोइट्स, हम इसको बोल सकते हैं रोमांटिक एज से बिलोंग करने वाले थे। नेक्स्ट बात करते हैं बायरन वॉज बोथ सेलिब्रेटेड एंड कैस्टिगेटेड क्रिटिसाइज। बायरन को जो है वो सेलिब्रेट भी बहुत किया जाता है। सेलिब्रेट का मतलब है इनकी जो थी वो प्रेज भी बहुत ज्यादा की जाती थी उस टाइम। इसके अलावा एंड कैस्टिगेटेड क्रिटिसाइज, कैस्टिगेटेड का मतलब डांट फटकार लगाना, और क्रिटिसाइज मतलब बहुत सारे राइटर्स ने, बहुत सारे पोइट्स ने इसको जो है वो कैस्टिगेट भी किया था, इनको डांट फटकार भी लगाई थी और इनको क्रिटिसाइज भी बहुत करते थे। किसके लिए करते थे? ह्यूज डेब्ट्स, इनके ऊपर जो कर्जा बहुत ज्यादा था और इसी कर्जे की वजह से क्या क्या चले जाते हैं, ह्यूज डेब्ट्स के कर्जे की वजह से ही ये जो है वो इंग्लैंड छोड़ देते हैं, ग्रीस चले जाते हैं, वहां पर उनकी डेथ होती है। तो ये मेन रीजन निकल के, एक तो पहला मेन रीजन ये निकल के सामने आता है इनका इंग्लैंड छोड़ने का, दैट्स क्या था, डेप्थ था। न्यूमेरियस लव अफेयर्स, इसके अलावा लोग इसको कैस्टिगेटेड, डांट फटकार क्यों लगाते थे अपने नॉवेल्स में या अपने वर्क्स में, या अदर के जो पोइट्स थे वो इसको क्रिटिसाइज क्यों करते थे? न्यूमरस लव अफेयर्स, इनके बहुत ज्यादा लव अफेयर थे विद मैन एंड वुमेन, दोनों के साथ ही, मैन के साथ भी इनके बहुत ज्यादा लव अफेयर चलते थे और वुमेन के साथ भी लव अफेयर चलते थे, इंक्लूडिंग हिज हाफ सिस्टर ने भी के साथ भी इनके जो है वो लव अफेयर रहे हैं, इसीलिए इनको जो है वो क्रिटिसाइज किया जाता था। एनालिसिस द डार्कनेस ऑफ लॉर्ड बायरन, लॉर्ड बायरन की जो है वो डार्क साइड जो है वो ये थी कि लव अफेयर था, होमोसेक्सुअल, कहीं ना कहीं हम इनको जो है वो कंसीडर कर सकते हैं कि ये एक होमोसेक्सुअल पर्सन भी थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वन ऑफ हिज लवर्स लेडी कैरोलिन लेम सेंस अबाउट टू हिम मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। इनकी जो एक लेडी थी, ठीक है, इनके एक लवर थी लेडी कैरोलिन, जिनका नेम क्या था, लेडी कैरोलिन लेम। इनकी एक लवर थी लेडी कैरोलिन लेम, इसने क्या कहा था अबाउट हिम, मैड बैड एंड डेंजरस टू नो। इन्होंने कहा था मैड ये तो पागल है, बैड बुरा है, और डेंजरस सबसे ज्यादा खतरनाक है, टू नो इसको जानना। जो इसको जानता है या इसको जो जानता है या इसके साथ रहना है, तो इसके साथ रहना तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि ये तो मैड है, बैड है, डेंजरस भी यही है। ठीक है, क्योंकि इतनी चीजें जो है वो लॉर्ड बायरन के साथ चलती थी। लेडी बायरन लैम, आप देख सकते हो लेडी कैरोलिन लैम। ठीक है, इन्होंने जो है वो ये चीज अपने वर्क्स के अंदर शो की थी। चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज प्रोवाइडेड द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ द बायरोनिक हीरो, दैट इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज एक पोइम थी, इनकी थी, लॉर्ड बायरन की पोइम थी, इसके अंदर इन्होंने क्या, किस टर्म को, एक नई टर्म इन्वेंशन की थी, दैट इज बायरोनिक हीरो। कौन सी टर्म इन्वेंशन की थी? बायरोनिक हीरो की टर्म इन्वेंशन की थी, जिसके अंदर इन्होंने किस चीज को बताया था, बायरोनिक हीरो मींस एक ऐसा हीरो होता है जो वर्सटाइल होता है। ठीक है, जो बहुत सारे काम एक टाइम में कर सकता है, उसकी बहुत ज्यादा हिडन टैलेंट्स उसके अंदर होते हैं, क्वालिटी उसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, हर एक वर्क को वो हैंडल कर सकता है, हर एक सिचुएशन के अंदर वो अपने आप को जो है वो ढाल सकता है, हम बोल सकते हैं दैट इज बायरोनिक हीरो। और इसके टर्म किसने दी थी सबसे पहले? चाइल्ड हेरोल्ड्स पिलग्रिमेज पोइम के अंदर लॉर्ड बायरन ने दी थी। नेक्स्ट बात करते हैं, आवर्स ऑफ आइडलनेस वाज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1807। ठीक है, आवर्स ऑफ आइडलनेस, ठीक है, जो आवर्स ऑफ आइडलनेस इनकी वाज द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश्ड इन 1807। 1807 के अंदर जो है वो जॉर्ज गॉर्डन बायरन की आवर्स ऑफ आइडलनेस जो है वो फर्स्ट हुआ था, फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएट्री पब्लिश की थी 1807 के अंदर। इट वाज फेरोशियसली अटैक्ड बाय द एडिनबर्ग रिव्यू। ठीक है, एडिनबर्ग रिव्यू ने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा क्या किए थे, अटैक किए थे। क्या किए थे? बहुत ज्यादा अटैक जो है वो इसने एडिनबर्ग ने किए थे। फ्रोशियसली का मतलब होता है भीषण, फ्रोशियसली का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाले, ठीक है, डेंजर्स हम बोल सकते हैं। इट वाज फ्रोशियसली अटैक्ड बाय द एडिनबर्ग रिव्यू। एडिनबर्ग ने अपने रिव्यू के अंदर इसके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किए थे। इन्होंने जो वर्क लिखे थे, इन्होंने जो चीजें अपने वर्क के अंदर शो की थी, उसके ऊपर। आवर्स ऑफ आइडलनेस इज ए कलेक्शन ऑफ मोस्टली शॉर्ट पोइम्स। जो आवर्स ऑफ आइडलनेस है वो इनकी शॉर्ट्स पोइम का कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? शॉर्ट्स पोइम का कलेक्शन है। मैनी इन इमिटेशन ऑफ क्लासिकल रोमन पोइट्स। और बहुत ज्यादा चीजें जो है वो किससे इन्होंने इमिटेट की है, नकल किससे की है? इमिटेशन ऑफ क्लासिक रोमन पोइट्स। क्लासिक जो रोमन पोइट्स थे उनकी इमिटेट किया है, उनको उनकी इमिटेशन किया है शॉर्ट्स पोइम के अंदर, जो किस नाम से इन्होंने पब्लिश कराया है? आवर्स ऑफ आइडलनेस के अंदर।
बायरन वॉज बोर्न इन ए डिफॉर्म्ड फुट। बायरन का जो बर्थ हुआ तो इनका एक पैर क्या था, डिफॉर्म्ड फॉर्म के अंदर था। ही वॉज हाईली सेल्फ कॉन्शियस अबाउट हिज फुट। वो अपने फुट को लेके बहुत ही सेल्फ कॉन्शियस थे। इवन निकनेमिंग हिम द लिंपिंग डेविल, और इनका निकनेम भी क्या था, द लिंपिंग डेविल। लिंपिंग का मतलब होता है लंगड़ा, द लिंपिंग डेविल, डेविल इनको कंसीडर किया जाता था। देखो इस बंदे ने इतने वर्क्स के अंदर इतनी चीजें इस तरीके से रिप्रेजेंट की थी कि इनको जो है एक डेविल कंसीडर कर दिया जाता था। बायरन हैड अनब्रिडल्ड contempt for the famous British poets William Wordsworth and सैमुअल टेलर कॉलरेज। एसटी कॉलरेज और सैमुअल टेलर कॉलरेज जिसको हम बोलते हैं, या मैं ये कहूं तो विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ इसके जो जितने भी संबंध थे, जितनी भी बातें थी, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। रिलेशंस उनके साथ इनके बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे दोनों के साथ। एंड वन पर्टिकुलर एग्जांपल ऑफ बायरन्स हेट, एक बायरन ने अपनी एक एग्जांपल भी दी है, पर्टिकुलर एग्जांपल दी है किसको हेट करते हुए, बायरन्स हेट ही नेम्ड वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ का नेम उन्होंने क्या लिखा है, ट्रुड्सवर्थ इन ए पर्सनल लेटर। उन्होंने अपने एक लेटर के अंदर, पर्सनल लेटर में जो वर्ड्सवर्थ है इनका नेम भी क्या लिखा है, ट्रुड्सवर्थ लिखा है। इतना ज्यादा जो है वो उनको नापसंद करते थे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।